एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डिजिटल की दुनिया ने जहां लोगों की राहें आसान की हैं, तो वहीं इसी डिजिटल नेटवर्क ने कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। बता दें कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन साइबर ठगों का आतंक चरम पर है, वहीं पुलिस के लिए यह समस्या एक बड़ी चुनौती भी है। वहीं इससे निपटने के लिए वाराणसी की कमिश्नरी पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने साइबर ठगी से बचने के लिए जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी बैंक की डिटेल या OTP ना शेयर करें। इसके अलावा कहा कि साइबर अपराधी अपनी आवाज़ बदलकर साइबर ठगी का काम तेजी से कर रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग कोई अननोन नंबर आए तो तुरंत नज़दीकी थाने या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। साथ ही कहा कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी साइबर ठगी का काम हो रहा है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। जल्द ही ऐसे चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। वाराणसी में साइबर ठगी का मामला तेजी से हो रहा है, क्या है? देखिए, पूरे सभी जगह पे साइबर ठगी के काफ़ी प्रकरण आ रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है तो ठग भी नए नए तरीके निकालते हैं। आजकल आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि लिंक पे क्लिक करते ही पैसा कट गया, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो हम समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं पुलिस विभाग के द्वारा और विशेष करके साइबर सेल के द्वारा। तमाम इवन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी होती रहती है कि अननोन सोर्स से यदि कोई मेल आता है, कोई SMS आता है, किसी प्रकार की कोई लालच दिया जाता है तो उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि थोड़े से लालच के चक्कर में बहुत बड़ा लोगों का नुकसान भी होने की संभावना रहती है। और जो मामले जिसमें पीड़ित आता है तो उसमें हम तत्काल मामला दर्ज करके कार्रवाई करके पैसा ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर बनारस में ऑलरेडी एक साइबर थाना है जो कि DIG रेंज साहब के सुपरविजन में कार्य करता है और अब शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ज़िले में एक साइबर थाना होगा और प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क होगी। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को मदद मिलेगी। सर, अगर बात की जाए तो अभी एक चितईपुर थाना अंतर्गत सबसे बड़ा बनारस में 30 लाख का क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत मामला आया है, क्या उस मामले के बारे में अभी मेरे पास डायरेक्ट जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी और होती रहती है कार्रवाई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के भी का भी लालच रहता है और पैसा डबल करने का, ट्रिपल करने का भी तरह तरह का लालच दिया जाता है। उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से कहूँगा कि लालच कभी कभी नुकसानदेह होता है और आज के ज़माने में सतर्क रहने की पूर्ण आवश्यकता है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दल अपने अपने क्षेत्र में 2024 की जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश को दिल्ली तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी माना जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने राणा सिंह को उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिव नियुक्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रांतीय सचिव चंद्रशेखर सिंह ने बलिया जनपद के रसड़ा स्थित अपने कैंप कार्यालय पर नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राणा सिंह को बधाई दी है। वहीं नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगा। वहीं गठबंधन के संयोजन और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे के सवाल पर राणा सिंह ने कहा कि इसका फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा और वह सभी घटक दलों को मान्य होगा। घोसी का एक बढ़िया रिजल्ट रहा। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है घोसी में उपचुनाव और फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है। प्रदेश में आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आप इसको आगे लेके जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लिए बढ़िया जीत सुनिश्चित करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए? पद आने के साथ जिम्मेदारियों का निर्वाह मैं नहीं कर रहा हूँ। यह पद नहीं भी था तो मैं अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ और समाजवादी पार्टी की सोच को धरती पर उतारना यही राष्ट्रवादी सोच है। तो इसलिए इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं थी, मिल गया तो और अच्छी बात है। रणनीति क्या है इस बार की? रणनीति बाबू इतनी सी है कि सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको आम जनता के कान तक, दरवाजे तक पहुंचाना, और जिस दिन ये काम और इनका ये सहूर आम लोगों तक पहुंच जाएगा उसी दिन यह पार्टी साफ हो जाएगी।
देखिए फिलहाल जो INDA गठबंधन चेहरा INDA गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर रहेगा और समाजवादी और INDA गठबंधन चुनाव जीते ऐसा। सत्ता के इस किसी भी बहकावे में इंडिया आने वाली नहीं है। ये तय हमको करना है, हमारे संगठन को तय करना है, इंडिया को तय करना है कि हमारा नेता कौन रहेगा। अगर आपको याद न हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1975-77 में ठीक यही सवाल उस समय भी पत्रकार और आम लोगों से कहा करते थे कि इंदिरा जी का कोई जवाब नहीं है और इंदिरा जी हार गई तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी भी बनी, चुनाव भी जीती, प्रधानमंत्री में मिला और सबसे बड़ी बात है दुनिया में शायद पहला ऐसा घटना है जहां सरकार पहले बन गई और पार्टी बाद में बनी। जब लोगों का हुजूम चलता है उस समय इन छोटी मोटी बातों का कोई महत्व नहीं रहता है। सपा क्या मांगती है? सपा क्या विचार है? सपा यह चाहती है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो बना रहे और हम चुनाव जीतने के बाद बैठ करके आपस में नेता भी तय कर लेंगे। चुनाव तो नेता के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बेहतर चेहरा बताने का सब काम जब चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। 2024 का चुनाव इंडिया बनाम NDA का होने वाला है। वर्तमान सरकार से आम जनता कुपित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश में पुलिस जो अधिकारियों का शासन हो गया है ये सबसे कुपित है और आम जनता इस बार इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में मन बना ली है कि हम इंडिया गठबंधन को जीत सुनिश्चित करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से जो विश्वास है कि 50% से ज़्यादा 80 में हम 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। समाजवादी PDA के साथ सर्व समाज को लेकर चलने का काम करेगी। तय करता है अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव जमीन के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके अनुसार वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उडप्पा सभागार कैंपस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राओं ने हिस्सा लिया। IMS BHU के आशुतोष कुमार सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर KN उडप्पा सभागार में लगाया गया है। जैसा कि सबको मालूम है कि इस समय डेंगू और वायरल फीवर बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिससे उन्हें ब्लड और प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने रक्तदान किया है। वहीं आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो बच्चे थैलीसीमिया से ग्रसित हैं, जिन्हें हमेशा ब्लड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा भी कई गंभीर बीमारियों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज ब्लड डोनेशन दिया है हमने, जो कि हमारा ये फेस्ट होता है एलिक्सर, उसके तहत कर रहे हैं ये लोग। ये किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? मतलब इस ब्लड से क्या है? मतलब ये प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है उसकी थीम है, ये इससे रिलेटेड है। जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये कैंप ज़रूरी है, इसलिए किया गया। ये कैंप कहाँ पे लगा है? IMS BHU। आज जो है जो कि IMS का एलिक्सर सालाना फेस्ट होता है, उसी के तत्वाधान में जो है रक्तदान शिविर KN उडप्पा सभागार में लगाया गया है। और चूँकि इस समय जिस तरीके से वायरल फीवर और डेंगू का जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है, ब्लड और प्लेटलेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आज जो है जितने भी हमारे यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जितने भी MBBS के डॉक्टर्स हैं, MBBS स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली ब्लड का तो कोई विकल्प नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं जो जिनको रेगुलर नीड पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। इसके अलावा और भी सारे गंभीर बीमारियों में जो मरीज होते हैं उनको रेगुलर नीड पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो अभी जो है जो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका ब्लड जो है इसी तरीके के बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग भी हैं
आप नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 12.5 है, तो आप नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ ब्लड बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को दिया जाता है। जनपद न्यायाधीश वाराणसी की कोर्ट में 5 वादनी महिलाओं के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के मूलवाद में जिला जज की अदालत में आज फैसला टल गया। वहीं ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन पर जिरह के बाद सुरक्षित फैसला अब 27 सितंबर को आएगा। इसके साथ ही वादी समेत सभी पक्षों को फैसले के समय न्यायालय में रहने का आदेश दिया गया है। बता दें कि जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के श्रृंगार, राग भोग, आरती, दर्शन पूजन के बिंदु पर फैसला देंगे। बता दें कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की याचिका समेत मूलवाद में विगत कई दिनों से टल रही सुनवाई पर अब 27 सितंबर को फैसला दिया जाएगा, जिसमें श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया है। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि ज्ञानवापी में अधिवक्ता आयुक्त के सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति के राग भोग और दर्शन पूजन का अधिकार हर सनातनी को है। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने बिना फीस जमा किए और कोर्ट की ओर से रिट जारी किए बगैर एएसआई द्वारा सर्वे किए जाने की बात कही है। फिलहाल यह मामला अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुभाष नंदन चतुर्वेदी व सुधीर त्रिपाठी के जरिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया था। आज फैसला आने वाला था मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पे और आप लोगों के एप्लीकेशन पे, क्या कुछ है? जो हम लोग का प्रार्थना पत्र था कि जो सर्वे में मिल रहे हैं सामान मटेरियल और जो साक्ष्य मिल रहे हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए एक आदेश कर दिया जाए जिलाधिकारी या किसी के साथ, या सुरक्षित रखा जाए, इसको प्रिजर्व कर लिया जाए, नष्ट न हो पावे। इस पर भी आदेश आना था। एक आदेश था जो अंजुमन इंतजामिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इन्होंने फीस नहीं जमा किया है और फीस न जमा करने के कारण जो सर्वे हो रही है या गलत हो रही है, इसको रोक दिया जाए। इस पर भी आदेश जो है आज आना था, जो कल आएगा, 27 तारीख को आएगा, 27 मई को। आज आदेश नहीं है। और जो हम लोग कल मुकदमा शैलेंद्र पाठक व्यास द्वारा दाखिल किया था सीबीआई सीनियर डिवीजन के यहाँ, इस पर हम लोग टीए डाले थे जिला जज के यहाँ कि उस पत्रावलियों के यहाँ मंगा लिया जाए। उस पर अंजुमन इंतजामिया का आपत्ति आ चुका है और एक जो न्यायालय की कमिट होती है रिपोर्ट तो वो भी आ गई है, लेकिन कंडोलेंस हो जाने के कारण उसकी भी सुनवाई कल करेंगे। कंडोलेंस की वजह से आज जो है आदेश नहीं आ सकता। आदेश पर कंडोलेंस पर असर नहीं पड़ता है। न्यायालय आदेश कर सकती है, कंडोलेंस में अधिवक्ता कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अगर कल आदेश कर रहा है तो न्यायालय को। वकील साहब, अब एक जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष कह सकते हैं कि वो बनारस के प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर रहा है, उनका सीधा सीधा है कि हमारी जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग हैं जो शहर की आबो हवा खराब कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं तो इसके लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद कहूँगा। प्रबुद्ध बुद्धिजीवी से मिलेंगे तो उनकी बुद्धि सही होगी और प्रबुद्ध लोग बताएंगे कि इतिहास क्या है, ज्ञान माफी की इतिहास बताएंगे, ज्ञान माफी की स्ट्रक्चर बताएंगे। आज भी देखने से प्रबुद्ध लोग बता देंगे और हो सकता है प्रबुद्ध लोग की बात को मान लें तो न्यायालय में लंबी समय तक मुकदमा भी नहीं चलेगा। आज सुनवाई थी, सुनवाई कंडोलेंस के चलते सुनवाई और आर्डर दोनों पे कल के लिए उन्होंने समय निश्चित कर दिया। कल इस पे जो है सुनवाई जो तहखाने में व्यास जी के तहखाने पे जो है कब्जा मुक्त कर डीएम को रिसीवर बनाया जाए, इस संदर्भ में जो हमारा सूट दाखिल है उस पर भी सुनवाई कल होगा। और आर्डर जो आना था 370 ग और 358 पे जो आपत्ति लगी थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो सारी चीज़ों पे कल की तिथि निश्चित हो गई है। सुनवाई 370 ग बताया ना कि डीएम सबूत और साक्ष्य को संरक्षित रखने के लिए जो भी था वो उस पर जो है आर्डर आना था, तो उस पर आर्डर कल आएगा। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त में डेंजियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।